वीडियो की शुरुआत अंबेडकरवाद से करना जरूरी था क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा अंबेडकरवाद को ही बेचा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को ही बेचा जा रहा है, न गांधी न सुभाष, सिर्फ अंबेडकरवाद। जितने भी वाद हैं, जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, वह किसी न किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं और वह व्यक्ति या वह महापुरुष अपने समय काल और परिस्थितियों के अंदर ही अपने विचारों का ताना बाना गढ़ता है और कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कुछ चयनित उदाहरणों के माध्यम से वह इस तरह से अपने विचार देता है कि अगर आपका सेवंथ सेंस जिंदा नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो 99% केसेस में आपको लगेगा कि फलावाद स्पेसिफिक आइडियोलॉजी ही अंतिम सत्य है, जो कि उस समय के हिसाब से, उन परिस्थितियों के हिसाब से काफी हद तक सही होती भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं अंबेडकरवादी नहीं हूं, पर साथ ही साथ मैं मनुवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी या पूंजीवादी भी नहीं हूं। आई एम प्रैग्मेटिस्ट, मैं प्रैग्मेटिस्ट हूं, मतलब यथार्थवादी हूं। चार्ल्स पियर्स और जॉन डुई कहते हैं कि समस्या का हल उसकी परिस्थितियों और संदर्भ में ढूंढा जाना चाहिए, न कि किसी विचारधारा में बंध कर। मनुवाद हजारों साल पहले की व्यवस्था है, पूंजीवाद 17th सेंचुरी, मार्क्सवाद 19th सेंचुरी, अंबेडकरवाद 20th सेंचुरी की आइडियोलॉजी है, जिसको कि आज मतलब 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा भुनाया जा रहा है। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में एडम स्मिथ ने इसकी व्याख्या दी और बताया कि फ्री मार्केट सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। फ्री मार्केट मतलब मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है और इससे नवाचार बढ़ता है, मतलब इनोवेशन बढ़ता है। हालांकि मोनोपोली मतलब एकाधिकार जो है वह खतरनाक है, यह भी एडम स्मिथ ने कहा। वह यह भी कहते हैं कि लेसेजा फेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब सरकार का व्यापार में, अर्थव्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। उनका यह सिद्धांत कहलाया इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। कहने का मतलब है कि बाजार में लोग अपने लाभ के लिए तो काम करते हैं, लेकिन जाने या अनजाने में वह समाज के अच्छे में भी योगदान देते हैं। और अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो बाजार अपनी स्वाभाविक ताकत के माध्यम से सही तरीके से कार्य करता रहेगा। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स में एडम स्मिथ कहते हैं मनुष्य में स्वाभाविक सहानुभूति होती है, नेचुरल सिंपैथी होती है और समाज के नैतिक मूल्य और आदर्शों को यही नेचुरल सिंपैथी आकार देती है। यह विचार भले ही खोखला लगे, लेकिन आज भी देखिए तो व्यक्तिगत जीवन में लोग पूंजीवादी ही हैं, भले वह खुद को मार्क्सवादी कहें या अंबेडकरवादी कहें। देखा जाए तो मंदिर में बैठे महंत का आशीर्वाद भी आपके चढ़ावे की राशि पर निर्भर करता है। 18th सेंचुरी में चमकता पूंजीवाद 19th सेंचुरी तक आते आते धूमिल हो जाता है और कार्ल मार्क्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867, यह दोनों ही पूंजीवाद की कमियों को उजागर कर देते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि श्रमिकों द्वारा उत्पन्न मूल्य, पैदा किया गया प्रॉफिट पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है और यह पूंजीवादी व्यवस्था में एक प्रकार का शोषण ही है। लेकिन यही मार्क्सवाद जब आगे चलता है तो मार्क्सवादी नेता तो पूंजीपति बन जाते हैं और सर्वहारा वर्ग गरीब का गरीब ही रहता है, उद्योग धंधे भी तबाह हो जाते हैं। जो मार्क्सवादी है, जो मार्क्सवादी नेता है, वह पूंजीपति हो जाता है, लेकिन मार्क्सवाद समर्थक सर्वहारा वर्ग जो है वह फांके ही मारता रहता है। अब बात अगर अंबेडकरवाद की कर लें तो गांव का जो शूद्र है वह शहर का शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। यह बात सबको पता है कि आज भी गांव में चमार शब्द खुलेआम बोला जाता है और जो चमार है वह सुनकर चुप रहता है, प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता, क्योंकि आरक्षण का लाभ उस तक शहरी अंबेडकरवादी पहुंचने ही नहीं देते। हाँ, उनके हाथ में अंबेडकरवाद का झंडा जरूर थमा दिया जाता है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय का ब्राह्मण और आज का ब्राह्मण दोनों एक नहीं है। आज का ब्राह्मण झाड़ू भी लगा रहा है, पानी भी पिला रहा है, और वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय का दलित और आज का दलित दोनों सेम नहीं है। आज का दलित डीएम भी है, सीएम भी है और वह पीएम भी हो सकता है। और जब डॉक्टर भीमराव दलित या ब्राह्मण के बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय के समाज में और आज के समाज में बहुत ही ज्यादा फर्क है। आज ना वो ठाकुर है जिसने पानी नहीं पीने दिया अपने कुएं से, और ना ही वह दलित है जिसको पानी नहीं मिला उस समय, और तो और वह कुआं भी नहीं रह गया है, वह कुआं सूख चुका है या गायब हो चुका है, जिसकी बात अक्सर होती है। भारत की 80% आबादी को अंबेडकरवाद के नाम पर ठाकुर के सूख चुके
कुएं में उल्टा लटका कर रखा गया है और आसपास के सच को, बदलाव को देखने ही नहीं दिया जा रहा है, ना ही वह देखना चाहता है और देखेगा भी नहीं जब तक ठाकुर का गायब हो चुका कुआं जिंदा है, दलित बनाम सवर्ण की राजनीति कर रहे, भाषण कर रहे भाषण जीवियों के भाषण में। मनुवाद की बात करें तो मनुस्मृति के हिसाब से तो खुद वह भी नहीं चल सकता आज के समय में जो मनुस्मृति का अंधा समर्थक होगा, क्योंकि मनु का भारत आज का भारत नहीं है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि किस विचारधारा के हिसाब से चला जाए। प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकतावाद। विलियम जेम्स ने अपनी किताब प्रैग्मेटिज्म अ न्यू नेम फॉर सम ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग 1907 में समझाया कि किसी भी विचारधारा का मूल्य उसके व्यवहारिक परिणाम पर निर्भर करता है, ना कि उसके सिद्धांत के सही या गलत होने पर। द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ आइडियोलॉजी डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट, नॉट ऑन बीइंग राइट और बीइंग रॉन्ग। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज की डेट में वहां तो सही साबित होते हैं जब गांव का कोई दलित व्यक्ति आरक्षण पा जाए और बड़े पद पर पहुंच जाए, साथ ही गांव के सवर्ण लोग जो उसे अपमानित करते थे उसकी जी हुजूरी शुरू कर दें। लेकिन वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां पर गलत साबित हो जाते हैं जब शहर का दलित, जो कि सिर्फ कहने को दलित है, लंबी लंबी गाड़ियों से चल रहा है, बंगले में रह रहा है, लेकिन दलित होने के नाम पर बार बार कोटा ले रहा है, बार बार कोटे का लाभ ले रहा है। यहाँ पर अंबेडकरवाद ठगा जाता है, क्योंकि शक्तिशाली परिवारों के दलित होने के नाम पर बार बार कोटा लेने से, बार बार सुविधाएं लेने से गांव का घीसू पीढ़ी दर पीढ़ी घीसू रहने को मजबूर है और वह यह देख भी नहीं पाता है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार आज की डेट में सिर्फ पंडित आलोपी दीन नहीं है, बल्कि लंबी लंबी गाड़ियों में चलने वाला शहरी अंबेडकरवादी नेता भी है। पर यह सच या यथार्थ देखने के लिए उसको प्रैग्मेटिस्ट होना पड़ेगा, उसको यथार्थवादी होना ही होगा। चार्ल्स पियर्स और जॉन ड्री कहते हैं कि समस्या का हल उसकी परिस्थितियों और संदर्भ के अनुसार ढूंढना चाहिए, ना कि किसी विचारधारा में बंद कर। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम शुड बी फाउंड अकॉर्डिंग टू इट्स सर्कमस्टेंसेस एंड कंटेक्स्ट एंड नॉट बाय बाइंडिंग टू एनी आइडियोलॉजी। और यहाँ यह भी बता दूं कि प्रैग्मेटिज्म उनके लिए है जिनका सेवंथ सेंस जिंदा है।